और मैं समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से संक्षेप में थोड़ी सी बात करूंगा और फिर मैं मोहन जी हमारे साथ हैं, इनके माध्यम से हम नाटक के संगीत पक्ष उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं, हम ये कह चुके हैं कि हमारा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत कितना समृद्ध है, और हमारा सौभाग्य क्या है, हमने चित्रकला के बारे में बात की, बहुत विषय है। एक बात मुझे लगता है छूट गई, तो ये हमने कहा था कि 800 वर्षों के अंतराल में जो हमारी कलाएं थी उसमें दूषण आ गया, और गांवों में और अंचलों में वो हमारी कला पनपती रही, और आज भी है। अगर हम देखने की कोशिश करें नाट्य के पारंपरिक स्वरूप को, प्राचीन स्वरूप को, तो हमें सिर्फ लोकधर्मी नाट्य विधाएं मिलती हैं सारे देश में, सारी भाषाओं में, सारे अंचलों में। उन्होंने कैसे सुरक्षित रखा है उस नाट्य तत्व को, ये बहुत ही रोचक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से हम रंगकर्मी, आधुनिक रंगकर्मी प्रेरणा ले सकते हैं। वो कैसा परिवेश है, वो कैसी स्थितियां हैं, गांव की स्थितियां पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं, और हमारे प्रदेश में, राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा इस तरह की चीजें हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम जानते हैं कि चीजें हमारी हैं, ये कला की विधाएं हमारी अपनी हैं, आए दिन अच्छे मौक़ों पर हम उनका उपयोग भी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता कि किस तरह से इन चीज़ों ने हमारी परंपरा को, हमारी धरोहर को सुरक्षित रखा है, विरासत को सुरक्षित रखा है, और हम शास्त्रीय नाट्य के संदर्भ में उनसे क्या ग्रहण कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बेटी की विदाई, बेटी मायका छोड़ करके ससुराल चली गई, और एक कुछ त्योहार ऐसे आते हैं जो वो मायके की ससुराल की दूरी को खत्म करते हैं, और बेटी को याद आता है, मायका याद आता है। और ऐसा नहीं कि ससुराल से जैसे थक गई हो, या सहज रूप से सहेलियां, माँ, वो वातावरण, गांव का वातावरण जहाँ उसने अपने जीवन का अधिकांश समय गुजारा है, उसके प्रति उसके मन में भावनाएं आती हैं। पहले तो ये कि हमारे प्रदेश में अभी भी कुछ जगह है बाल विवाह हो जाता है। ये बाल विवाह, तो हम जरा सोचे हैं कि किसी लड़की के लिए, कि सेंसिटिव लड़की के लिए ये कितनी घातक और कितनी भयंकर बात है। लेकिन वो विवश है, कुछ नहीं कर सकती, उसका विवाह हो गया, परंपरा है, ना पिता कुछ कर सकता, ना माता कुछ कर सकती, पूरा समाज जो है वो बाध्य करता है बाल विवाह के लिए, और वो परंपरा चला रहा है। उसका विवाह हो गया, अब वो बड़ी हो गई और याद आता है, मायका याद आता है। तो हमारे यहाँ कुछ त्योहार ऐसे हैं जो इस दूरी को काटते हैं परंपरागत रूप से, जैसे तीज, गणगौर। इन त्योहारों का आप भूल सकते हैं क्या? या आपके जीवन के परिवेश के अविभाज्य अंग बन गए हैं, जुड़ गए हैं, चिपक गए हैं आपके व्यक्तित्व से। हमने कभी गौर नहीं किया कि इनके वो कौन से तत्व हैं, नाटकीय तत्व,
जिनको हम जानते तो हैं लेकिन हमने विवेचित विश्लेषित नहीं किया। मैं मोहन जी से ये निवेदन करूंगा कि कोई लोकगीत इस भावभूमि का राजस्थान का, जैसे एक बार आपने मुझे एक लोकगीत सुनाया था जिसमें वधू अपनी माँ अपने पिता से कह रही है कि पहले तो मुझे अगले जन्म मुझे बेटियां न दीजिए, कुछ इस तरह का है शायद, छोटी सी उम्र में, अलग मायने है। और उसकी नाटकीयता देखिए, इन्होंने सुनाया था, मेरे दिमाग में चिपक गया। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जरा उस गीत को सुनाया, फिर अपन व्याख्या करेंगे। जी, हेलो, थैंक यू सर। बाल विवाह एक बहुत ही बुरी प्रथा रही है, हम समाज में देखते आए। सर ने बखूबी बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। हम देखते आए हैं सदियों से ही ये समाज में यह बुरी प्रथा, आपराधिक कह सकते हैं। हमारी चर्चा हुई थी, सर बोल रहे थे कि इसको एक आपराधिक प्रथा भी बोल सकते हैं, जो अपराध जो समाज में चलता आया था। इसी में एक मार्मिक दृश्य जो हम देखते हैं, एक पिता अपनी छोटी सी उम्र की बच्ची की शादी करता है। छोटी सी उम्र में बाल विवाह प्रथा आज इतिहास में भी पढ़ी जा रही है, और लोक नाट्य शैली के जरिए भी बहुत प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि इस बाल विवाह प्रथा को बंद किया जाए, ताकि एक बच्ची जो अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती है, जो उड़ना चाहती है पंखों को लेकर, वो अपनी उड़ान भर सके। और वो छोटी सी बच्ची उस विदाई के समय में अपने पिता के कंधे पर सर रखकर रोती है और कहती है कि छोटी सी उम्र परनाई बाबू सा काई थारो करो मैं कसूर। थोड़ा गेन कर दीजिए, गेन। यह भी जो संवाद है, जो बात कही है बाल विवाह की, इस प्रथा की, ये भी हमारे शास्त्रीयता से जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय अंग जो कि रागों से आधारित, जिस बात को जो नाट्य शास्त्र से चलती आ रही है, वो शास्त्रीयता तत्व बखूबी इस लोक नाट्य शैली में, इस लोक में, लोक पद्धति में, लोक शैली में देखी जा सकती है। छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबा सा काई थारो करो। छोटी सी उम्र, एक भाव कैसे पेश कर रही है बच्ची अपनी। छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबा सा, छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबा काई थारो करो मैं कसूर। ओ काई थारो
पीपल का पेड़ होता है गाँव में, उसके उस संदर्भ में बोलती है बच्ची, हरे पिपलिए की भोली में चिड़क गई, हे चाहो तो उड़ जाऊं सा। अगर आप चाहते हो तो मैं उड़ जाती हूँ, आपकी यही इच्छा है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन भेजो तो भेजो बाबू, मर्जी उठाई। मेरे बाबू, भेजना चाहते हो तो मुझे भेज दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन सावन में जरूर बुलाइए। सावन में मेरे को जरूर बुलाना, ये इतनी सी अर्ज है मेरी। हारे पिपलिए भोली में चिमक गई, हारे पिपलिए भोली में चिमक गई, ये चाहो तो उड़ जाऊं सा, ओ हारे पिपलिए भोली में चिमक गई, ये चाहो तो उड़ जाऊं सा, ओ भेजो बाबू, मर्जी उठाई, भेजो तो भेजो बाबू, मर्जी उठाई, सावन में बुलाई तो जरूर, ओ सावन में बुलाई तो जरूर। छोटी सी उम्र पर लाइयो बाबा साहब, छोटी सी उम्र पर लाइयो बाबा साहब, हारो करो मैं कसूर, ओ भाई हारो करो मैं कसूर। आगे बोलती है, हाँ घर जन्मी हाँ घर खेली, हाँ घर जन्मी हाँ घर खेली, अब घर भेजो दूजा सा। मुँह से कहीं बोलूं मारा आंसुड़ा बोले, ये बड़े भरे लगे। हाँ घर जन्मी हाँ घर खेली, हाँ घर जन्मी हाँ घर खेली, अब घर भेजो दूजा सा, ओ
पहले तो छोटी सी उम्र में पढ़ना है, सिर्फ इतना सा नहीं है। मेरा दोष क्या था, मैंने कौन सा अपराध किया था कि मुझे जीवन भर के लिए इतना बड़ा दंड दिया। ओ मेरे पिताजी, ओ मेरे प्यारे बापू, ऐसा क्यों किया? कितना बड़ा अनर्थ किया मेरे जीवन के साथ। छोटी सी उम्र में मुझे मेरा विवाह कर दिया। यहां से वो शुरू करती है अपनी पीड़ा, अपनी हृदय की वेदना। और फिर देखिए नाटकीयता इस लोकगीत, आश्चर्यजनक। तुम्हारे घर के आंगन की पीपली अपने यहाँ एक धार्मिक वृक्ष मानते हैं। आप तुम्हारे आंगन की पीपली, उसकी चिड़िया, जो पीपली है उसमें बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी लोग आते हैं, उसमें चिड़िया की तरह बसेरा लेकर के रह रही थी और रह रही हूँ। कहोगे तो उड़ जाऊंगी, मेरा वश नहीं है कि मैं यहीं रहूँ। पीपल घर में नहीं, घर के पीपल की चिड़िया, उड़ जाऊंगी। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि अपने सामान पे मुझे जरूर बुला देना। बंधुओं, अगर इसका जरा कंपोजिशन ऐसा हो, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं उसमें भी बांसुरी, सितार, वायलिन जैसे हों, कार्बनिक बेस राग को व्यक्त करने वाले, तो क्या प्रभाव होगा सुनने वालों पर, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिर आगे देखिए, आगे तो जैसे कलेजा चीर देता है। अरे कुछ तो बोलो बापू साहब। मेरी आंखों में आंसू भर आए हैं, आंखें बोल रही, आंसू बोल रहे हैं, कलेजा भरा हुआ है, बोल नहीं सकती, फिर भी मैं बोल रही हूँ। उस वेदना को देखिए, समझिए क्या नाटकीयता है इसका इनेक्टमेंट। इस गीत के साथ, इस संगीत के साथ इसका इनेक्टमेंट अगर कोई करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये है नाटक का, संगीत का, नृत्य का अंतर संबंध। उन शब्दों को किस रूप में कैसे, वो शब्द भी ऐसा नहीं है कि कैसे भी शब्द हो, उनके बारे में अपन आगे भी देखेंगे कि किस तरह के शब्द हैं। उन शब्दों में जो मार्मिकता है हमारे परिवेश की, सामाजिक परिवेश की, पूरे जीवन की, जिससे हम पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन उसकी विशिष्टता, उसकी गरिमा से परिचित नहीं है। ये हमारी कला की धरोहर है। बंधुओं, अब मैं मोहन जी से एक गीत के बारे में और चर्चा हुई थी, शायद इनको याद हो अभी। जयशंकर प्रसाद का एक गीत, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबंध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुच्चला स्वतंत्रता पुकार। है क्या आपको याद? देखिए, निकालिए। अब देखिए, एक विशुद्ध साहित्य गीत और बहुत महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का, उनके नाटक है चंद्रगुप्त, उसका गीत है वो। इसके शब्द, इसका अर्थ वो कैसा है, उसका म्यूजिक किस तरह से उद्वेलित कर देता है, केवल अभिनेता को नहीं, दर्शकों को भी। उसके जो नाटकीय तत्व हैं कैसे उजागर होते हैं, जरा देखें। अब ये जो गीत है, इस मार्चिंग सॉन्ग जिसे कहते हैं, प्रयाण गीत। प्रयाण का मतलब जो पैर हैं वो थिरकते हैं ताल पर। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये बाध्य करते हैं संगीतज्ञ को इस तरह से इस ताल में बांधने के लिए। और अगर इसमें अच्छा समन्वय हुआ तो दर्शकों तक उसका प्रभाव क्या होगा। तो साहित्यिक कृति, उसके जो बोल हैं, गीत के जो बोल हैं, वो नाटकीयता उसकी, और उसमें संगीत
और नृत्य के लिए बाध्य कर देते, चाली के लिए बाध्य कर देते। जो मैडम बता रही थी, वो उसको वो जैसे साक्षात हो जाता है गीत सुनाने। हेलो हेलो। जैसा सर ने इस कविता के बारे में, इस गीत के बारे में व्याख्या की, एक बात में कि झकझोर देने वाली, जो सुनते ही अपने आप ही वीर तत्व अपने आप प्रबल होता है अपने अंदर। हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, हिमाद्रितुंग सिंह से बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती,
हाँ जी बंधु, आपने देखा इसके शब्द वो उत्तेजित करते हैं और इसका जो प्रयाण पक्ष है उसको सबलता देने के लिए जो ताल है वो भी ऐसी ताल या अगर निबद्ध हो गीत, इसकी कोमलता जो है, इसका जो माधुर्य है वो इसके साथ नहीं जा रहा है, इसको डाइल्यूट कर रहा है। वो अगर जो इसकी जो कोमल पक्ष है, इसका माधुर्य पक्ष है, इसका जो लालित्य पक्ष है इस गीत का, वो अगर समाप्त हो जाए और इसका जो रौद्र रूप है, जो वीर रूप है वो सामने आए, तो आप जरा अंदाजा लगाइए इसकी नाटकीयता क्या होगी। और अगर मान लीजिए सैनिक मंच पर प्रवेश कर रहे हैं और ये गीत गाया जा रहा है, तो उसकी जो ताल है और उसका जो प्रयाण है वो कितना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह अंतर संबंध है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे नृत्यकारों से भी, संगीतकारों से, क्या हमने, मैं संगीत क्योंकि मोहन जी बैठे हुए हैं तो मुझे शिकायत अगर है संगीतज्ञों से शिकायत है तो मैं मोहन जी के माध्यम से ही पहुंचाऊंगा। वो ये कि वाटर टाइप कंपार्टमेंट हो गए, आदान प्रदान नहीं रहा नाटक का और संगीत का, नाटक का और नृत्य का। ये बड़ी दिक्कत हुई है। क्या हुआ है कि संगीत को पूरी तरह से बिल्कुल प्रकोष्ठ में बंद कर दिया गया है, जो कि नाट्यशास्त्र का प्रयोजन नहीं है। इसकी बात सारे के सारे जितने भी वक्ता थे सब इस बात को स्वीकारा है कि नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में संगीत और नृत्य और चित्र भी और दूसरी कलाएं, वो तो कहते हैं तज्ज्ञानम न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योग न कर्म न चित्रे न मुच्यते। ये इसका भी कई लोगों ने इसका उदाहरण दिया है। लेकिन इसका के अर्थ से हम लोग भटक। आइए, हमारा निवेदन है संगीतज्ञों से कि नाटक पढ़ें, नाटक देखें और नाटक करने वालों के साथ चर्चा करें, अपनी दिक्कतें बताएं और हमारी दिक्कतें समझें, तो हम शायद एक नई नाट्य भाषा की तरफ बढ़ पाएंगे। और वही हमारा अभीष्ट है, वही प्रयोजन है। हम रस सिद्धि की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूरी की नहीं, बातचीत की नहीं, चर्चा की नहीं, प्रयोग की बात कैसे करें। नाटक के जो रंगकर्मी बैठे हुए हैं, इनको कैसे करके दिखाएं कि कम ऑन, वी डू इट लाइक दिस, help us in trying to find out a new classical theatre language of our own country. तब बात करेंगे। Am I clear? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दुविधा या कोई प्रश्न आपके दिमाग में? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या कितनी संभावना है कि जो जल प्रकोष्ठ हमने बना तोड़ करके, दीवारें तोड़ करके हम फिर से साथ आए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में आप कुछ हमें, हम नाटक से जुड़े हुए लोगों को आप निर्देश दें, आप आदेश दें, आप बताएं, रास्ता बताएं, मार्ग निर्देशन करें, जिस पे सारे रंगकर्मी आगे बढ़ें। जी, मैं सर से मिला उस टाइम पहले, और उससे पहले भी सर से मुलाकात होती रही थी मेरी, और विभाग में भी हम काफ़ी टाइम तक साथ रहे। सर ने नाट्य कार्यशाला भी संगीत विभाग में की थी और बहुत बढ़िया सार्थक रही वो। तो नाट्य और संगीत को लेकर अगर इसको आगे बढ़ाने के, इसके शास्त्रीय तत्वों को आगे बढ़ाने की जो शास्त्रीयता चलती आ रही है, सर का जैसे रुझान आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि उस हजारों साल हो गए हैं अपने नाट्य शास्त्र को लेकर
इतना विस्तृत ग्रंथ है जिसमें हर प्रत्येक तत्व की बात भरत मुनि जी ने, हमारे मुनि जी ने की है और हम देखते आ रहे हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र में ऑर्केस्ट्रा की बात की है जिसको कुतुब की संज्ञा दी है। नाट्य में ऑर्केस्ट्रा, जैसे सर ने उदाहरण दिया अभी कि म्यूजिक को लेकर बांसुरी भी हो, सितार भी हो, उसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, जैसा कि उस समय ऑर्केस्ट्रा में, उस कुतुब में, भरत के नाट्य शास्त्र में ये वर्णन मिलता है, किया गया है, जो किया गया था। वाद्यों का भी जिक्र है। वाद्यों का भी जिक्र है, बिल्कुल। वाद्यों की चारों जो श्रेणियां हैं, तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनत वाद्य, घन वाद्य, इनके प्रकारों को, इनके वाद्यों के अलग अलग प्रकारों को लेकर इनके सभी जो रूप हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। और वो क्यों की गई है? क्योंकि संगीत नाट्य से अलग नहीं है और नाट्य संगीत से अलग नहीं है। ये दोनों धाराएं एक विचारधाराएं चलती आ रही है, जिसको सर आप भी, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ सर के लिए। मेरे ख्याल में जोरदार तालियां भी होनी चाहिए, जो उससे जज्बा जो देखा है हमने और उसको लेकर आप चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप चाह रहे हैं कि संगीत, तो मैं संगीत के पक्ष को लेकर ये कहूँ कि युवा पीढ़ी जो आज की वो जुड़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर और इन तत्वों को समझे, शास्त्रीय तत्वों को समझे, संगीत के शास्त्रीय पक्ष को समझे और नाट्य की जो संवाद तत्व है उनको समझे और आपस में इनका तालमेल दिखाए। कि एक अभी जो वार्तालाप किया हमने बच्चे की बाल विवाह को लेकर, एक नाट्य शैली में, एक डायलॉग्स में सर ने उसकी कथा के बारे में बताया। उस संगीत के जरिए उनके उस भावों को जो बच्ची कहना चाह रही है, उन भावों को लेकर एक संगीत के जरिए, एक कंपोजिशन के जरिए, एक राग के जरिए स्वर और लय में उसको निबद्ध करके और ये रचना चलती आ रही है। ये दो तत्व हैं जो कि पुराने समय से चलते आ रहे हैं और वो पीड़ा जब थी, वो पीड़ा ही तो आगे आके निबद्ध हुई है। वो पीड़ा ही है, एक बच्चे की पीड़ा है जो शब्दों में निबद्ध हुई हो। जब शब्द आगे आए, संगीत में स्वरों में आए, स्वर की एक स्वर लहरी में आए, जब उसकी नोटेशन बनी, उसके साथ फिर वाद्यों का यूज किया गया, उसमें विभिन्न प्रकार के वाद्यों का जब एक साथ श्रेणी में, जब बांसुरी एक अपना रूप दिखा रही है, सितार अपना रूप दिखा रहा है, सितार की जो झंकार है वो उसमें उस तत्व को लेके आ रही है, करुण रस को उसमें प्रवाहित कर रहे हैं और सुनते सुनते ही सुनने वाले के आंसू आ रहे हैं। ये वास्तविकता है और मेरे साथ घटना, मेरे सर से भी जिक्र किया था, तो मैं वो थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा सर। मैं जब संगीत में आया था, रियाज करता था, मैं बैठकर मेरे रूम में जब मैं बैठता था, तो गंगानगर, श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने रूम लिया था। तो मैंने गुरुजी से सीखना शुरू किया, तो मैंने संगीत की इस गहराई को समझा। पहले तो लोक गाने, गीत, भजन ये गा लेते थे इनसे, क्योंकि ये भी ईश्वरीय देन है। सुर, लय, ताल जो है वो ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है, ये हर किसी में नहीं होती है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को ये ईश्वर ने एक वरदान दिया है और इसको लेकर मैं आगे बढ़ा, उसका रियाज किया। तो मैं रूम लेकर रहता था, तो वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड था, उनकी मम्मी उनको मौसी जी बोलता था, तो वो दूसरे रूम में रहते थे और मैं अपने पोर्शन में रहते थे। मैं सुबह रियाज करता था, शाम को भी करता। तो शाम को मैं लगभग 2:30 बजे 3 बजे के लगभग रियाज पे बैठा, मैं रियाज करना शुरू किया मैंने। तो इसी देश राग को लेकर कुछ मेरा चल रहा था। मेरे राग को प्रस्तार में उसका आलाप किया, उसकी बंदिश गाई, फिर उसके अलंकार गाए, फिर जाके फिर मैं इस गीत की तरफ बढ़ा। ये गीत मेरे को शुरू से छूता आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत बार इस प्रथा को, इस बुराई को दूर करने के लिए भी प्रेरणा के रूप में भी इस गाने को हमने यूज किया है, गाया भी है, समझाया भी है लोगों को। तो वही पक्ष आज लेके इसको अगर चले, संगीत को लेकर साथ में चले, तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा मेरे ख्याल में, वो ज़्यादा समझेंगे। क्योंकि एक भाव के साथ साथ, आप बात के साथ साथ, आपकी फीलिंग के साथ साथ जब म्यूजिक जुड़ जाता है,
तो लोग क्या उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, उसको सुनते हैं तो भाव अपने आप ही समझ में आते हैं और उन भावों में वो बहते चले जाते हैं। तो जब मैं उस गाने को जब मैंने गाया, मैं इतना डूब गया था, खुद ही मैं इतना उसमें समा गया था इस गाने में, क्योंकि जब खुद को उससे रस नहीं मिलेगा तो दूसरे को क्या रस देंगे। जब वो करुणा अपने अंदर से प्रस्फुटित नहीं होगी तो सामने वाला सुनकर कैसे उस करुणा को समझेगा, उसके अंदर से वो आंसू कैसे बाहर आएगा। तो मैं उसमें इतना डूब गया कि पूरा भाव मैंने जो देना था वो दे दिया। और जब मैं उस गाने को गा के बाहर निकला तो मौसी जी बाहर बैठे थे गेट के बाहर और वो रो रहे हैं घर से। तो मैंने जाके, मैं परेशान हुआ, मैंने कहा मौसी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो आप, क्या हुआ, ऐसी कोई बात हुई, मेरी अगर सहायता की जरूरत है तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, कोई बात। कहता नहीं मोहन बेटा, आपने जो गाया ना, ये गाना मेरे दिल को इतना छुआ कि मेरे आंसू निकल गए। मेरी बेटी की शादी मैंने की थी, वो मेरे को याद आ गई जब मैंने उसको विदा किया, जो मेरे कलेजे से लगकर रोई थी, जब वो ये कह रही थी कि मेरे को पराया कर दिया, आज मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। तो माँ मेरे को समय अनुसार बुलाते रहना, मेरे पास आते रहना, मेरी खैर खबर लेते रहना। तो वो इस भाव में इतनी डूब गई थी, तो मुझे लगा कि मेरा गाना सार्थक हुआ। अगर मैं उनके हृदय को छू सका, अगर उनमें वो रस, वो भावना जागृत कर सका, तो मेरा गाना सार्थक समझता हूँ मैं अपने आप को। और इसी दृष्टि से हम अगर म्यूजिक के कुछ लोग, कुछ यंगस्टर जो अभी युवा पीढ़ी जो है वो आए, कुछ नाट्य तत्व को लेकर, कुछ नृत्य तत्व को लेकर, संगीत की शास्त्रीयता को लेकर, शास्त्रीय तत्वों को लेकर, और इनमें जो भाव छिपे हैं उनको शब्दों के जरिए, संवाद के जरिए जब रखेंगे और एक ऑर्केस्ट्रा जब चलेगा साथ में, जब सारा संयोग मिलके काम करेगा, तो मेरे ख्याल में सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत अच्छी है, बहुत सार्थकता आ गई। देखो बंधुओं, मोहन जी जी सर। फिर से धन्यवाद एक बार। अब इन्होंने एक बात बताई, इनका गाना, ये तो गाना गा रहे थे और तब मैं आसपास क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं थी। कोई बाहर सुनने वाला, उसका हृदय द्रवित हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और वो पीड़ा, कौन सी पीड़ा, जो लोकगीत में एक बालिका की पीड़ा थी, उसको उसने सहानुभूति से, सहानुभूति नहीं, सहानुभूति, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, वो जो रिलेशनशिप है, भावनात्मक रिलेशनशिप, उससे वो जुड़ी और उसके आंखों में आंसू आ गए। अरे बंधुओं, भरत मुनि रस सिद्धि इसी को तो कहते हैं, यही तो है रस सिद्धि। इसको हम रस सिद्धि नहीं कहते और सामान्य भाषा में कुछ करते हैं। हम जब हम भरत मुनि की बात करते हैं, नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, तो इनको व्याख्यायित करते हैं कि उस वक्त उन्होंने कैसी कैसी बातें की थी जो हमारे जीवन के अविभाज्य और अनिवार्य अंग हो गए हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, आज भी चले आ रहे हैं, उसको पुनर्व्याख्यायित करना है, फिर से नए सिरे से उसको देखना है और समझना है, उसकी गरिमा को, उसकी अस्मिता को फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करना है। जो शास्त्रीय नाट्य है उसका यही प्रयोजन है। और ये बात मैं समझता हूँ कि जो प्रमुख कलाएं हैं हमारे देश की, उसमें मूर्ति कला भी है। मूर्ति कला ने हमारे देश की विरासत को कितना ज़बरदस्त तरीके से बचाया है। अरे हमारे यहाँ के कई जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो तो विशुद्ध रूप से मूर्ति कला की वजह से बचे हैं। जैसे ओडिसी, कोणार्क की मूर्तियों के माध्यम से, भाई ये इतिहास की बात है। भरतनाट्यम में देवदासियाँ जो थी वो कहाँ से प्रेरणा ग्रहण कर रही थी? दक्षिण के मंदिरों से। वो जो मूर्तियाँ, प्रस्तव मूर्तियाँ थी, वो सुरक्षित रहीं और देवालय खंडित हो गए, जैसा कि हमने बताया आपको, और वो नष्ट भ्रष्ट हो गए। शास्त्रीय नृत्य भी और शास्त्रीय संगीत भी देवालयों में सिमट के रह गया और लोकाश्रय में चला गया।
वो उन्हीं प्रस्तुत मूर्तियों ने उसको बचाया। तो मूर्तिकला की महत्व महत्वपूर्ण है। चित्रकला के बारे में तो आज बात हुई सौभाग्य से, और इसको और आगे बढ़ाएंगे। और संगीत और नृत्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में नाट्य शास्त्र में भरत मुनि तीसरे चौथे अंक से ही शुरू हो जाते हैं, फिर पाँचवें अंक, और फिर 13वें 14वें 5वें 6 अंक उन्होंने नृत्य के और संगीत के बारे में दिए हैं, जो विस्तार से इतनी सारी बातें संगीत की और नृत्य की हैं जो आज तक चली आ रही है। आपको थोड़ा सा शायद आश्चर्य हो, ये जो सप्तक है ना, सारे गा मा पा धा नी सा, ये भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कह रहे हैं, तो सप्तक की व्याख्या कर रहे हैं इन्हीं स्वरों की। ऋषभ, शरद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इनकी बात वो कर रहे हैं भरत मुनि नाट्य शास्त्र में, वो चला आ रहा है। मंत्र सप्तक, तीव्र सप्तक, इसकी बात वो कर रहे हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। फिर वो एकदम ये सारी जो परंपरा थी तिरोहित हो गई। फिर भातखंडे जी ने सारे गांव घूम करके उन स्वर लिपियों को इकट्ठा, स्वर लिपिबद्ध किया उन स्वरों को, और तालबद्ध किया, कौन सी ताल में गाया जा रहा है, और उन तालों को, स्वरों को एकत्र करके फिर बताया कि देखो हिंदुस्तानी म्यूजिक में कितनी बड़ी धरोहर है, आओ फिर से इसको हम देखें, टटोलें। और फिर नौकानाथ ठाकुर और दूसरे जो लोग थे, उन लोगों ने, जो बहुत बड़े बड़े पंडित थे संगीत के, उन्होंने उसको फिर पुनर्परिष्कृत किया। और आज जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है, आप ताज्जुब करेंगे, ये लेकिन बहुत बड़ा सत्य है कि 100 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। 100 साल नहीं, 70-80 साल पुराना। हम जब भातखंडे जी की बात करते हैं तो ऐतिहासिक पुरुष है, उनके बारे में सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। 80 वर्ष पहले थे वो, और उसके बाद देखिए कि 80 वर्षों में हमारा संगीत, शास्त्रीय संगीत सारी दुनिया में कैसी कीर्ति पताका फहरा है। ऐसे ही नृत्य ने किया है, एग्जैक्टली ऐसा ही। 70-80 वर्ष पुराना नहीं है वो, चाहे भरतनाट्यम हो या ओडिसी हो या कुचिपुड़ी हो या कथक हो, ये सारे के सारे। अब कालका बेंद्र जी ने ये हमारे कथक को, लखनऊ घराना और जयपुर घराना दोनों को पुनः प्रतिष्ठित किया है। कैसे 70-80 साल में? उससे पहले क्या था? उससे पहले बड़ा दूषित था, दरबारी नाच था, विलासिता का, वैभव का प्रतीक था, ऐसा गंदा हो गया था। देवदासियों का नाच, भरतनाट्यम, उसका नाम भरतनाट्यम नहीं था, ये वी राघवन ने नाम रखा उसका नाम सादे नाच, इस तरह के भ्रष्ट नाम थे। और जो नृत्यांगनाएँ थी, देवीदासियाँ थी, उनको समाज में एक आदर नहीं मिलता था, ऐसी स्थिति थी। वहाँ से बड़े बड़े जो हमारे नाट्याचार्य हुए, संगीतज्ञ हुए, वो निकाल के लाए। हमारा दुर्भाग्य नाटक वालों का, हम रंगकर्मियों का। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हुए नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग दक्षिण भारत में, जैसे पन्नीकर जी के बारे में बता दें, काव्य कुमारी करेंगे, उनके साथ मुझे काम करने का थोड़ा सा मौका मिला। शब्द में तो उनके साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला। अभी टेलीविजन पर तो एक पुस्तक है मेरी जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रकाशित है, रंग अभी। इन लोग बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। गुरुजन, मेरे गुरुजन कमलेश साहब त्रिपाठी बनारस के, वो नाट्य शास्त्र में उन्होंने मुझे पहली दीक्षा दी। ऐसे ऐसे गुरुजन, उनसे मैंने कुछ ग्रहण करने की चेष्टा की, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली, मेरा दुर्भाग्य, मेरी सीमाएँ थी कि मैं नई पीढ़ी को दे नहीं सका। अब मैं ये चाहता हूँ कि जाने से पहले आप लोग आएँ, मदद करें मेरी, और जो कुछ मुझे गुरुजनों से मिला है उसे मैं दे करके जाऊँ, तो जीवन मेरा सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो। सर नमस्ते, मेरा एक प्रश्न है। आप जी, कह रहे हैं कि आप आगे आ जाएं तो ज़रा। मनीषा जी, वैसे प्रश्न उत्तर का सत्र है बाद में, अभी व्याख्यान के बाद सत्र है,
हाँ, प्रश्नोत्तर दरअसल प्रश्न अभी ये कह रहे हैं कि व्यवस्था का प्रश्न है और कोई बात नहीं, आपका प्रश्न है आप लिख लीजिए अभी और करेंगे। अभी प्रश्न उत्तर का सत्र है उसमें आप का सेशन शुरू होगा तब अपन करेंगे सारे प्रश्न, आप लोगों के सभी प्रश्न मैं आमंत्रित करूंगा, फिर चेष्टा करूंगा कि जहाँ तक संभव है जहाँ तक मेरा अभी एक्चुअली आपने जो अभी बात करी कथा की बात करी तो मैं उसी के रेलेवेंस में हाँ हाँ नजदीक आए। जी नमस्ते। आपने भी कहा कि जैसे कथक के लिए आपने कहा कि कालका बिरला देवी जी ने उसका किया है और ये सब 70-80 साल पहले की बात है, तो मतलब क्या उससे पहले शास्त्रीय नृत्य और संगीत नहीं था? आप किससे सीख रही हैं कथा की नृत्य? मैं गुरुजी से सीख रही हूँ, पंडिता प्रियदर्शनी। प्रेरणा जी, उनसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला या किया ही नहीं? मैं आपसे जानना चाहती थी, मैं समझ मैं दूंगा, ये सेशन खत्म हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों के लिए, सभी लोगों हम के लोग लिए। ऐसा जानते हैं कि ऐसा ये 70-80 साल में तो बस एक रिकॉग्निशन मिला है और जैसा आपने बताया इस तरह से चीजें आई हैं, शास्त्रीयता तो शुरू से रही है। हाँ, तो शास्त्रीयता कितनी दूषित हो गई उसके प्रमाण दूंगा मैं आपको। दूषित? हाँ, मुगल काल में जो कथक डांसर थे वो क्या कर रहे थे, कैसा नाच कर रहे थे कथक के नाम पर? कहाँ से शुरू हुआ? मैंने बताया था बहादुर शाह इंदर सभा, ये बहादुर शाह रंगीली जिनका नाम है, सुनिए। राजा हूँ मैं स्वर्ग का, इंदर मेरा नाम, बिन परियों के गीत के मुझे नहीं आराम। ये अमानत अली ने लिखा इंदर सभा, और वो इंद्र के वेश में और स्वर्ग की अप्सराओं, उनके नाम क्या है? नीलम परी, सब्ज परी, लाल परी, पोखराज परी, वो परियां हैं जिनसे घिरे हुए हैं इंद्र रूपी बहादुर शाह, और वो नाच रहे हैं। कथक सिर्फ वही नहीं है, ये हाँ, ये ऐतिहासिक बात है। वो कथक का एक कथक सिर्फ कथक का वही पूर्व सीमित रूप नहीं है। नहीं, वो सिर्फ लखनऊ में नवाब काजद अली शाह ने एक जगह पर हाँ, तो उससे पहले कथक का स्वरूप क्या था? नहीं था, सर पुनर्प्रतिष्ठित हुआ। हाँ, सर सुनिए, ये थोड़ा सा विवाद का विषय। ये प्रश्नोत्तर का सत्र जब हम जो बात तब कर आप रहे अपनी बात हैं, रखेंगे। हम जो बात कर रहे हैं ना, कालका बिरला दीन जी की, कालका जी और बिरला दीन जी, पंडित कालका महाराज और बिरला दीन जी, ये इतिहास सम्मत बात कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है। मैं करने वाला, नृत्य करने वाला नहीं हूँ। और वो बतला रहे हैं कि उससे पहले ठुमरी उन्होंने लिखी, नई ठुमरियाँ जो आज भी कर रहे हैं आप लोग, हम सभी आप नहीं कर रहे हैं। हम सभी कला जगत से जुड़े हुए प्राणी हैं। कला जगत की एक मर्यादा होती है, आप भी अच्छे से जानते हैं। अभी सत्र प्रश्नोत्तर का नहीं है, प्रश्नोत्तर पूरा सत्र है। आपके प्रश्न में जो भी जिज्ञासा है मन के अंदर वो लिख के रखिए आपके पास। इस प्रकार बीच में रसांतर करना मेरे दृष्टि से थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। विषय वाले चलने दीजिए, आपका प्रश्न आप लिख के रखिए। धन्यवाद। तो ये सब तो अभी इस सत्र में जो भी नाट्य को लेकर, संगीत को लेकर, नृत्य को लेकर चर्चाएं हुई हैं, ये यहाँ पे हम लोग एक संवाद कर रहे हैं, अपने विषय को, विषय से लेकर इसकी गंभीरता को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, एक वार्तालाप कर रहे हैं, ताकि हम आगे इसमें कितना कुछ इसके उत्थान के लिए, इसके संरक्षण के लिए कर सकते हैं। तो ये भाव थे जो अभी रखे हमने, सर ने अपने भाव रखे। बाकी जो भी किसकी जिज्ञासा है तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर का जो भी आगे सेशन रखा है उसमें जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो पूर्णतः कोशिश की जाएगी जितना हो सकता है। तो इस प्रथम सत्र का इसका सेशन को हम जी थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। तो जो संगीत के साथ जो सत्र था, नाट्य और संगीत के,
समन्वय पे इसमें हमारे साथ मोहन नायक जी जुड़े और भारत रत्न सर ने इसका विषय व्याख्यान किया। तो मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस विषय के जो हमारा सुबह से चल रहा है नाट्यशास्त्र पे, इसके जो पूरक विषय हैं, जो बातें रह गई हैं, उन्हें हमारे साथ अभी हमारे भारत रत्न भार्गव जी अभी हमारे साथ उन्हें व्याख्यानित करेंगे। तो सर आपका व्याख्यान, और उसके अंत में उसके बाद प्रश्नोत्तर का सत्र है। तो आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं आप उन्हें लिख के रख लें और अंत में उस सत्र पे उन प्रश्नों पे वार्तालाप किया जाए।